हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रही थी शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ तक कवर करवा दिया था आपको फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देखिए ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आगे का पार्ट। ठीक है, तो क्या है इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपका डी। तो अब कैसे निकाल लोगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालोगे आप। इज इक्वल टू में के क्या आपका कॉन्स्टेंट है, टू ई क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड ई क्या आपका चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है, डिवाइड बाय में डी जो कि आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना होगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देन आती है आपकी वेव। देन आती है आपकी वेव। वेव में क्या होता है आपको पता है, ये ऐसे वेव बन रही है तो जो टू कॉन्जिक्यूटिव क्वेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, और एक सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर गई हैं उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपके फॉर्मुलेज आएंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। तो जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का वो क्या हो गया? सी बाय लैम्डा, जो कि है सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट होगी, और लैम्डा क्या होगा आपका? वेवलेंथ हो गया, और न्यू क्या होगी आपकी? फ्रीक्वेंसी। यूनिट्स आपको पता होंगी, ये क्या होती है? मीटर पर सेकेंड में होती है। जो आपकी वेवलेंथ होती है वो मीटर में होती है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड में होती है ना। तो उसके बाद आती है आपका वेव नंबर, जिसको हम न्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया? 1 बाय लैम्डा मीन्स जो कि आपकी वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और आपको पता है सी की जो वैल्यू होती है आपको, ये तो आपको पता ही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला आता है जो कि टाइम पीरियड निकालने का। तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1 बाय में फ्रीक्वेंसी यूनिट सेकेंड इन्वर्स होती है, तभी टाइम की जो यूनिट आएगी वो सेकेंड होगी ना। मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, मैं बताती हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा आपको कि क्या होगी दोनों की यूनिट। आई थिंक तो सेकंड होती है टाइम की, और फ्रीक्वेंसी की सेकंड इन्वर्स ही होती है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ये होती है जो कि आप किससे याद करोगे? CGX UV IMR से याद कर सकते हो। सी से आपकी कॉस्मिक होगी, जी से आपकी गामा होगी, एक्स से आपकी एक्सरे होगी, यू से आपकी अल्ट्रावायलेट होगी, वी से आपकी विजिबल होगी, आई से आपकी इंफ्रारेड होगी, एम से मैग्नेटिक, एंड आर से रेडियोस। आप कैसे याद होंगे? जो आपके रेडियोस चलते हैं वो बहुत दूर दूर तक चलते हैं ना, बहुत दूर तक उनके सिग्नल आते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि मैम उसकी वेवलेंथ है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉस्मिक से रेडियो की तरफ जाएंगे तो आप इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बट जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन देखा है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली रिलेशन होता है। और एनर्जी क्या होती है आपकी? प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी से पता चलता है। आपकी प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी क्या कहती है? वो तो आपको पता होगा कि एक फोटोन ऑफ एनर्जी आती है एक पैकेट की इक्वल होती है वो। ठीक है, वहाँ से जो आपके फॉर्मूलेज आते हैं वो क्या होता है? E = NH न्यू, या फिर आप H न्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? C बाय लैम्डा। तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा? NHC बाय लैम्डा हो जाएगा। C आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में नहीं दी मिलती है तो आपसे पूछी जा सकती है। 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये यूनिट कन्वर्जन एग्जाम में आता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि आपको जो एनर्जी निकालनी होगी आप जूल में निकालेंगे, और आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी आप निकालते हैं यहाँ से, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलती है और आपको उसमें किसमें चेंज करना है? जूल में चेंज करना है। तो आप किससे चेंज करेंगे? 1.6 × 10⁻19 जूल से चेंज कर सकते हैं आप उसको। तो सिंपल सी बात, देखो NH न्यू NHC बाय लैम्डा। तो देखो N कॉन्स्टेंट है आपका, H कॉन्स्टेंट है आपका, C कॉन्स्टेंट आपका। तो चेंज क्या हो रहा है? वेरिएबल तो आपको सिर्फ लैम्डा। तो यहाँ से आप एग्जाम में इतना सोल्व मत करना है, इसी वैल्यू में डायरेक्ट बता देती है आपको क्या होती है। देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1238 होती है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 1240 लेके चलेंगे अगर आपको नैनोमीटर में हो गई अगर आपकी वेवलेंथ तो तब। ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम में हो गया आपकी वेवलेंथ आप निकालेंगे 12400। ये आपकी जो भी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी बनेगा ना, उसकी जो एनर्जी की यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना इस फॉर्मूले से आप कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या कहता है? एक मेटल है, आप उसके ऊपर क्या करते हैं? रेडिएशन फॉल करते हैं। तो एक मिनिमम एनर्जी होती है, जिस एनर्जी अगर वो एनर्जी गिरेगी तभी आपका इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, है ना, यही कहते हैं ना। तो यही हमने एनर्जी गिरी और इसके एक इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट हो गया। ठीक है, तो इस मिनिमम एनर्जी को आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हो, या फिर आप वर्क फंक्शन भी कहते हो। इसको आप डिनोट करते हैं E नोट से या W नोट से। तो यहाँ से E नोट किसके इक्वल आ गया? जो कि आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो इक्वल होगी H न्यू नोट की इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्या होगा? H न्यू - H न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी
रिजल्टेंट वेवलेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 एंड सो ऑन। जितनी भी आपको वेवलेंथ दी हुई है ना वो इसको इस फॉर्मूले में रखना और यहाँ से आपकी रिजल्टेंट वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या कहती हैं आपको, ये वाली होती है। इसको याद करने का ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। कैसे याद करोगे आप, इसको याद करोगे लो ब्लड प्रेशर से, लो ब्लड प्रेशर हाई, इससे याद करना, ठीक है। तो कैसे होगा, लो से मतलब लाइमन, बी से मतलब बार्मर, पी से मतलब पास्टिन, बी से मतलब ब्रैकेट, पी से पीफन और एच से हम्फ्री। तो यहाँ से याद कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है। तो जो इसमें N1 की वैल्यू होती है 1 होती है, सिमिलरली बार्मर के लिए 2 होती है, 3 4 5 6 ऐसे लाइन वाइज लिखते जाना। अगर आपको यही याद होगा तो आप ये आराम से लिख सकते हो। और N2 की वैल्यू फिर इसमें से कुछ भी हो सकती है, मतलब 1 तो नहीं होगी, 1 से ऊपर वाले जितने भी लेवल्स होंगे वो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते थे N1 N2 N3 N4 ऐसे चले जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर का आपका फॉर्मूला क्या होगा, 109677। ये आपका क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट होगा, जिसको हम RS से डिनोट करते हैं। इनटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस और 1/n2 का स्क्वायर, और जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, आपकी वेव नंबर की आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, ठीक है। यहाँ से आप N1 की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको लाइमन के लिए निकालना है तो L1 की वैल्यू पुट करेंगे। N2 जो आपको दे रखा होगा N2 में वो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, आपका वेव नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन आइटम दिया हुआ है, स्पेसिफिकली ये केस पूछा गया था इसलिए मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन आइटम दिया हुआ है तो वहाँ पे जो N1 की वैल्यू होगी ना वो 2 होगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है आपका बोर्ड्स मॉडल। इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बोर्ड थ्योरी तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, है ना। तो बोर्ड्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए थी, स्पेसिफिकली बोर्ड ने हाइड्रोजन एटम के लिए बोला था। जो कुछ भी बोला था आपको भी पता है बात, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियाई निकालने, अगर हमें रेडियाई ऑफ ऑर्बिट निकालने तो उसका फॉर्मूला होता है n²a0। a0 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको पता है हाइड्रोजन एटम है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन एटम की रेडियाई निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगी 1, और a0 तो मतलब 52.9 पिकोमीटर ये आएगी हाइड्रोजन एटम की ऑर्बिट हो जाती होती है जो, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का RH 1/n², और जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, जूल हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई है, क्या बताई थी मैंने आपको, 109677 ये बताई थी ना। अगर आपको एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में निकालनी है तब आप RH की वैल्यू ये रखोगे, लेकिन अगर आपको एनर्जी जूल में निकालनी है तो आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये रखोगे। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चों को पता नहीं होता, ये वाली वैल्यू रख के आ जाता है, फिर कहते हैं मैम हमारी नेगेटिव मार्किंग हुई है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए भी उसने फॉर्मूला दिया था। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कैसे होगी, मतलब हीलियम प्लस, क्योंकि हीलियम 2 प्लस कर देते हैं, चलो लिथियम प्लस होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम 3 प्लस। तो हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या आ गया, आपका हाइड्रोजन आ गया। और सिमिलरली लिथियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मैंने क्या बन गया है, इसके पास तो कुछ एटम ही नहीं बचे, तो लिथियम 2 प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एनर्जी आती है क्या, RH Z²/n², और जो इसकी यूनिट आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, ठीक है। और यहाँ से आप R भी निकाल सकते हैं। R की आपकी रेडियस है जो कि है 52.9 n²/z। इस पर कंफ्यूज मत होना, एनर्जी है Z²/n और रेडियस है n²/z, ठीक है। और जिसकी यूनिट आती है वो पिकोमीटर में आती है, क्योंकि आपने इसकी भी देखो, हाइड्रोजन की जो रेडियस की थी वो क्या की थी, n²a0 की थी ना। तो यहाँ से याद रखना n² ऊपर आएगा R के केस में, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है आपका, E फाइनल माइनस E इनिशियल, मीन्स जो आपकी फाइनल स्टेट है माइनस में E इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना सकते हो, जो आपके फॉर्मूले है वही फॉर्मूला बनेगा, माइनस का RH। इसमें तो कुछ नई बात है ही नहीं, ये आपकी एक की होती है एनर्जी, तो अगर दूसरी की निकालनी है तो RH कॉमन निकाल के दोनों में से माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। फिर यहाँ से आप अगर फ्रिक्वेंसी निकालते हो तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, E = h न्यू होती है ना। तो अगर आपको न्यू निकालना है तो क्या करोगे, E/h कर दोगे, न्यू आ जाएगा यहाँ से। तो वही किया मैंने, E की वैल्यू रखी है और उसके बाद में h किया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वेव नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, 1/λ, और आपको इसका भी रिलेशन पता है कि न्यू = c/λ होता है। तो 1/λ कैसे निकलेगा, न्यू/c कर देंगे। तो न्यू की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी E से, न्यू की वैल्यू रखी और डिवाइड बाई में क्या कर दिया, c कर दिया, क्योंकि ये आ गया ना न्यू/c। तो यहाँ से आपका ये वाला फॉर्मूला भी आ जाता है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनर्जी का फॉर्मूला आता है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप खुद से ही बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अगर आपका हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन है, ये आपके लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करता है ना, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से बिल्कुल ग्राउंड लेवल में जंप कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल में मतलब इस वाले लेवल में जंप करे, तो आपका जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, n × n + 1 / 2 आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर आपका
इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से किसी और लेवल में जंप करा, मतलब इसमें कर गया या फिर इसमें कर गया या फिर इसमें कर गया, मतलब ग्राउंड लेवल से किसी और लेवल में करा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो मैं तो कह रही हूँ यही फॉर्मूला याद रख लेना। ये अगर आपको ग्राउंड भी करना होगा तो n1 आपका 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो फिर भी आपका यही बचेगा, तो इस फॉर्मूले को याद रख के चल जाना, ठीक है। बाकी का थोड़ा सा पार्ट बच गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें सिर्फ फॉर्मूलेज है, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी फॉर्मूलेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स से सब शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।